शांता की दो बहुएं थी, कामिनी और कुसुम। कामिनी जेठानी थी और कुसुम देवरानी। कुसुम को बाहर का खाना पीना शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता था, पर उसका पति हरीश उसे ज़्यादा पैसे नहीं देता था। दूसरी तरफ कामिनी खुद कमाती थी, तो उसे अपने पति के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन जब कुसुम मन ही मन सोचती है, इसका अच्छा है, जब जो मन करता है अपने लिए ले आती है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कुसुम ये सब मन में सोच रही थी, तभी कामिनी हाथ में एक सुंदर मेकअप किट लेकर घर में घुसती है। वो देखकर कुसुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो फिर सोचने लगती है कि काश उसके पास भी अपने पैसे होते तो वो मर्जी का सामान खरीद पाती। कुसुम का तो मन कर रहा था कि वो अपनी जेठानी का किट देखे, पर फिर सोचती है कि अपने पति से ही मांग लेगी। शाम को जब हरीश घर आया तो वो उससे 5,000 मांगती है। 5,000? इतने पैसों का क्या करोगी? अरे कोई ज़रूरी चीज़ लानी है क्या? हाँ, अपने लिए मेकअप किट लेना है। हैं? मेकअप किट? नहीं नहीं, इस चीज़ के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कुसुम चिल्लाने लगती है। किस्मत ही खराब है मेरी, जाने कैसे घर में शादी हो गई, एक चीज़ मर्जी की नहीं ले सकती। इतनी ही देर में उसकी सास शांता आ जाती है और हरीश से अपनी किट्टी के लिए 3,000 मांगती है। हरीश बिना सवाल पूछे अपनी माँ को 3,000 दे देता है। ये देखकर कुसुम का खून खौल जाता है। उसे बस यही लग रहा था कि सबको पैसे मिल ही जाते हैं, बस उसी के पास पैसे नहीं रहते। वो सोच रही होती है, तभी उसे अपनी जेठानी का पर्स दिखता है। पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जाकर उसका पर्स उठा लेती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। वो वापस रख देती है, पर उसकी नज़र रह रह कर पर्स पर जा रही थी। वो एक बार खोल ही लेती है और उसमें रखे हज़ारों रुपये दिख जाते हैं। वो जल्दी से वापस पर्स बंद कर देती है। इतनी ही देर में उसकी सास कामिनी से किसी चीज़ के लिए रुपए मांगती है और कामिनी खुशी खुशी दे देती है। बस अब जैसे कुसुम को एक जरिया मिल जाता है कि वो कामिनी से पैसे कैसे ले। कामिनी दीदी, वो ना मैं मार्केट जा रही थी तो माँ जी ने बोला कि उनके लिए एक नई चप्पल लेनी है और थोड़ा रसोई का सामान भी। हाँ तो मतलब पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। आपके पास चेंज है क्या? अरे खुले तो नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए ना देर हो रही है कुसुम। तुम एक काम करो, ये 5,000 रख लो, अभी जो लाना है ना उनके लिए ले आना और मुझे बाद में पैसे रिटर्न कर देना। इतना बोलकर वो कुसुम को 5,000 दे देती है और ऑफिस चली जाती है। कुसुम की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। अरे ये तो बढ़िया हो गया, माँ जी के नाम पर पैसे मिल गए। दीदी को कौन सा कुछ याद रहने वाला है कि मैंने क्या कहा था, अब तो ये पैसे हैं मेरे। इनसे मस्त शॉपिंग करूंगी। और वो करती भी यही है, अपने लिए शॉपिंग कर लाती है और चुपचाप सामान लाकर छुपा देती है। कामिनी को भी ऑफिस के काम में ध्यान नहीं रहता कि कुसुम ने उससे कुछ रुपए लिए थे। अब तो जैसे कुसुम को हर समय मन करता, वो किसी तरह अपनी सास का नाम लेकर अपनी जेठानी से पैसे ले लेती। एक दिन, हरीश बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही है, तू ला देगा? इससे पहले कि हरीश कुछ जवाब दे पाता, कुसुम फट से कहती है, अरे माँ जी, ये कहाँ ला पाएंगी, मैं ले आऊँगी ना। वैसे भी ना मैं घर पर बैठी बोर हो रही हूँ। ठीक है, माँ की दवाई 1,000 रुपये की आती है, ये लो। अरे मेरे पास है पैसे, अभी तुम रख लो, मैं ले आऊँगी। ये सुनकर हरीश बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, उसकी बीवी बचत करने लगी है। उधर कुसुम के मन में ये चल रहा था कि अगर हरीश पैसे देगा तो 1,000 ही देगा, पर अगर वो सास के नाम पर जेठानी से पैसे मांगेगी तो वो उससे ज़्यादा ले सकेगी। अगले दिन हरीश जब ऑफिस चला जाता है और उसकी सास सो रही होती है, कुसुम कामिनी के पास जाती है। दीदी, वो माँ जी ने ना हरीश से दवाई लाने के लिए कहा था, पर वो तो जल्दी में निकल गए और पैसे देना भी भूल गए। आपके पास है तो दे दीजिए ना, मैं अभी ले आती हूँ। अरे हाँ हाँ ठीक है, ये लो। ये ना 2-3 हज़ार है, इसमें आ जाएगी ना? हाँ हाँ आ जाएगी। इतना कहकर कामिनी ऑफिस चली जाती है और कुसुम फिर से दवाई लेने के बहाने शॉपिंग पर चली जाती है। वो सास की दवाई ले आती है और अपने लिए 1-2 चीज़ें भी ले आती है। अब ना मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, कहीं किसी को शक ना हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन कुसुम को एक बहुत महंगा सूट पसंद आ जाता है और उसे वही तरकीब सूझती है, पर इस बार वो कुछ अलग करती है।
वो रसोई में जाती है और शांता से पूछती है, माँ जी, वो एक कहावत होती है ना, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ हाँ, होती तो है छोटी बहू, पर उसका क्या? देखिए ना, दीदी मान ही नहीं रही है। वो कह रही है कि 6 उंगलियां होता है। आप ऐसा करिए ना, अभी जब मैं उनके कमरे में इशारा करूंगी ना, तो आप 5 कहना। हाँ, अपनी उंगली से 5 दिखाना, और फिर वो आपकी बात मान जाएंगी। अच्छा अच्छा, मतलब 5 उंगलियां दिखाना है, ठीक है। उधर कुसुम कामिनी के कमरे में जाकर कहती है कि सास उससे किटी के लिए पैसे मांग रही है। किटी के लिए पैसे मांग रही है माँ जी? ठीक है, कितने देने हैं उनको? कुसुम कमरे से ही अपनी सास को देखती है और इशारा करती है। शांता पंजे का इशारा करती है। कामिनी कुसुम को फटाफट 5,000 दे देती है और कुसुम महंगा सा सूट लेकर आती है। एक दिन की बात है, कामिनी घर पर थी। माँ जी, बहुत दिन हो गए आपके पास बैठे हुए, ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ बेटा, सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे ना अपने लिए कुछ सामान लेना था, कभी तुम चलो ना साथ में। हाँ हाँ, बताइए क्या लेना है? एक तो नई चप्पल लेनी है और रसोई का कुछ सामान लेना है। नई चप्पल? अभी कुछ दिन पहले ही तो ली थी ना आपने, टूट गई क्या? अच्छी नहीं निकली? मैंने नई चप्पल? अरे नहीं तो बेटा। पर मुझसे तो कुसुम पैसे लेकर गई थी और उसने कहा था कि आपकी चप्पल लानी है, रसोई का सामान लाना है। ये सुनकर शांता के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो कुसुम से बोला ही नहीं था कुछ लाने को। फिर दोनों बैठकर सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि किस तरह से कुसुम दोनों को पागल बना रही है और कामिनी से पैसे मांग रही है। यह तो बहुत गलत हुआ कामिनी, हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर कुसुम कामिनी के पास जाकर कुछ लाने का बहाना करके पैसे मांगती है, पर कामिनी मना कर देती है। उल्टा वो उसी से हिसाब मांगने लगती है। कुसुम, वो कुछ दिनों से मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, ज़रा हिसाब तो दिखा देना, मुझे भी खर्चे का आइडिया हो जाएगा। ये सुनकर कुसुम एकदम सक पका जाती है और यहाँ वहाँ की बातें करके चली जाती है। कामिनी समझ जाती है कि इसके मन में चोर तो है। अब शांता को भी एक तरकीब सूझती है और वो कुसुम को बुलाती है। कुसुम सुनो तो, बेटा बहुत दिन हो गए, समधन जी नहीं आई हमारे यहाँ, कल उनको दोपहर को खाने पर बुला लो ना। ये सुनकर कुसुम तो उछली पड़ती है। हाँ माँ जी, मैं ना अभी मार्केट से जाकर अच्छा अच्छा खाने का सामान लेकर आती हूँ। वो जाकर अच्छा खासा सामान खरीद लाती है और शांता और कामिनी ने भी उसको सबक सिखाने का सोच रखा था। अगले दिन कुसुम की माँ लता खाने पर आती है। खाना खाकर वो जब जाने लगती है तब शांता कहती है, अरे अरे बहन जी, अभी कहाँ जा रही हैं? अभी तो शॉपिंग पर चलना है। शॉपिंग? ये सुनकर कुसुम तो खुशी के मारे झूमने लगती है कि आज तो उसकी सास उसे मनपसंद सामान दिलवाएगी। सब लोग शॉपिंग पर जाते हैं। कामिनी अपने लिए महंगा महंगा सामान देखने लगती है और ले लेती है। जब पैसे देने की बारी आती है तो अरे ये क्या हुआ, मेरा तो पर्स खाली है। ओहो, लगता है मैं गलती से दूसरा पर्स उठा लाई। आंटी जी, अभी आप पैसे दे दीजिए ना, मैं बाद में दे देती हूँ। लता उस समय कुछ नहीं कह पाती और कामिनी का 5,000 का बिल उसे देना पड़ता है। ये देखकर कुसुम का मुंह बन जाता है, पर शांता और कामिनी मन ही मन सोच रहे थे कि इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अरे बहन जी, आप इतने दिन बाद आई है, एक साड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। नहीं नहीं, अरे मैं कह रही हूँ ना, ले लीजिए। कुसुम अपनी माँ को महंगी से महंगी साड़ी लेने का इशारा करती है और लता वैसा ही करती है। फिर शांता पैसे देने के लिए पर्स खोलती है। अरे इसमें से पैसे कहाँ गए? इसमें तो 20,000 थे। ओहो, अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? लता बहन जी माफ़ कीजिए, पर अभी आप ही दे दीजिए। ये सुनकर लता और कुसुम के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पर उस समय साड़ी की 5,000 लता को ही देने पड़ते हैं। ऐसा करते करते शांता और कामिनी कुसुम की मम्मी के 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा करवा देते हैं। घर आकर शांता और कामिनी एक कमरे में बैठकर यही सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने कुसुम को अच्छा सबक सिखाया, और उधर कुसुम हाथ मलती रह जाती है कि सास और जेठानी ने उसकी माँ के कितने पैसे खर्च करवा दिए। सास की उल्टियाँ। भाई, जिस घर में बहू को उल्टियाँ होनी चाहिए, अगर वहाँ सास को उल्टी हो रही हो तो क्या हुआ मम्मी जी,
आपकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी नहीं बहू, तू तो नींबू ले आ, वो भी खट्टा वाला। बड़ा दिल कर रहा है, जरा काला नमक भी ले आना। काला नमक, नींबू, खट्टा, उल्टी, क्या हो गया माँ जी? मुझे डर लग रहा है कि ये सब की वजह कहीं वो तो नहीं ना? आप क्या हो गया है आपको? हाय, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले में? अरे कैसी बात कर रही है बहू? अरे कुछ भी नहीं है, कल रात को भी मुझे उल्टी हुई थी, पता नहीं कब ठीक होंगी ये उल्टियाँ। अब तो जो भी होगा 9 महीने के बाद ही होगा ना सासू माँ। फिर से उल्टी? मम्मी जी, आपको नहीं लगता इन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही उल्टियाँ हो रही हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को होती है? मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कहीं दादी बनने की उम्र में आप माँ ना बन जाए। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? माँ ऐसे नहीं बन जाते, माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे अब तो तेरे ससुर भी नहीं रहे। वैसे बहू, मजाक अपनी जगह है, तू इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिनों में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शाम को बहू किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र सास पर पड़ती है। मम्मी जी, ये आप चोरी चोरी क्या खा रही हो? अरे मम्मी जी, ये हाथ पीछे क्यों कर रही हैं? सामने लाइए हाथ, क्या है दिखाइए आपके हाथ में। मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, प्लीज़ बहू तू जा, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। वैसे भी ना कल तेरी बातों से मुझे ऐसे ही डर लग रहा है। वैसे तुझे खाना बनाना होगा ना, बना बेटा, अचार है ये। सास वहाँ से चली जाती है, लेकिन बहू के मन में तो अचार के साथ विचार घूम घूम कर आते रहते हैं। मम्मी जी अचार लेकर क्यों जा रही है और ऐसे चोरी चुपके क्यों खा रही है? कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? मम्मी जी कहीं पेट से तो नहीं? मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी इस उम्र में भी इतनी ओपन माइंडेड होंगी। वैसे मम्मी जी ने किसी को बताया क्यों नहीं? कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं है? हो सकता है क्योंकि मैंने मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अगर ऐसी बात है तो सबको पता चलनी ही चाहिए। अगले दिन, माँ, आपको पता है मेरी सास पेट से है। माँ, मैं क्या करूं? ससुर जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी सास की रंग रलिया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या? ये क्या बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? तू भी ना। अरे पता है तेरी सास कितनी अच्छी है। अरे उनका नाम है समाज में, ऐसे कुछ भी ना बोल बेटा। तू आजा माँ, यहाँ आकर मेरी सास की हरकत देख। अरे उल्टियाँ करना, नींबू चाटना, अचार की पूरी कटोरी चट कर जाती है। अरे माँ, प्रेगनेंसी में जैसा होता है ना वैसा ही सब कुछ चल रहा है। और पता है, मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा सासू माँ की बॉयफ्रेंड का है। हाँ हाँ बेटा, ये तो सारी वही वाली हरकतें हैं। अरे वाह, तुम्हारी सास का इस उम्र में भी बॉयफ्रेंड है। और एक तुम्हारी बहन को देखो, बॉयफ्रेंड मिलना तो दूर, शादी के लिए अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। चल रखती हूँ, तेरे पापा के लिए खाना बनाना है। थोड़े दिन बाद बहू बाहर जाती है और पड़ोसन के साथ, नमस्ते आंटी जी, आपको ना एक बात बतानी है। आप नहीं जानती मेरी सास कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। उल्टियाँ होती रहती हैं उन्हें, छिप छिप कर अचार और चटनी खाती हैं। और बर्ताव की तो बात ही मत करो, कभी अच्छा कभी बुरा, किसी को भी पता चल जाए कि वो पेट से है। पड़ोसन भी मजे लेकर वहां से चली जाती है। फिर बहू ननद से कहती है, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता क्या कि तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है? तुम्हें एक नया भाई मिलने वाला है, बधाई हो। ऐसे ही करके बहू सब जगह अपने मायके और आस पड़ोस में ऐसी अफवाह फैला देती है कि जिसके बारे में उसके पति को भी पता लग जाता है। ये तुम माँ के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें फैला रही हो? शर्म आनी चाहिए। माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इज्जत बनाने में, और तुम हो कि प्लीज निकल जाओ मेरे घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ओए, अब तो मैं ही नहीं रहूंगी इस घर में, तुम क्या निकालोगे मुझे? वैसे भी इज्जतदार घर की बेटी हूँ मैं। कल को सासू माँ बच्चा देंगी तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? नाना,
जच्चा बच्चा की देख रेख करने के लिए मैं ही बची हूँ क्या? और मैंने क्या फैलाया? हाँ, अरे सबको दिख ही रहा है। और इसमें गलती मेरी नहीं, तुम्हारी माँ की है इस उम्र में। तभी सास आ जाती है। बहू, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ जाऊं लोग मुझे देखकर मजाक उड़ाते हैं। रास्ते में गलती से उल्टी हो जाए तो लोग बच्चा है, ख्याल रखा करो, ऐसा कहते हैं। बहू, मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आए हाय, देखो तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। जरा तो शर्म करो। जिस उम्र में बेटे का बच्चा खिलाना चाहिए, बहू से अपना बच्चा खिलाने की कोशिश में लगी है। माँ जी, ये सब ठीक नहीं है। बस कर बहू, अब एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। वाह, क्या ठीक नहीं होगा? जब मैं कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलिए तो सांप सूंघ गया था आपको। क्यों? इतनी सच्ची और अच्छी हैं तो चलिए ना मेरे साथ, क्यों नहीं जा रही? सास और पति शांत हो जाते हैं। बेटा, ये पागल हो चुकी है। या तो तू इसे लेकर अलग हो जा या मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दे। वैसे भी इस मोहल्ले में इसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है कि रहना मुश्किल है यहाँ। सास वहां से रोती हुई चली जाती है। लेकिन बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये फाइनल है। लेकिन मेरी माँ इस उम्र में बीमार नहीं पड़ सकती क्या? मेरी माँ कोई पेट वेट से नहीं है। उनको एक तरह की बीमारी है जिसमें उनको कुछ समय तक उल्टियां होती रहती है और कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, बस। और एक तुम हो, बिना कुछ जाने बस अपने आप से गलत खबर फैलाई जा रही हो। और अब जो तुमने गलत खबर फैलाई है ना, बस इसे फैलाती रहो, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का इलाज करा ही रहा हूँ, वो भी बेस्ट डॉक्टर से। क्या सच्ची? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? पति पत्नी के बीच की बात कोई तीसरा भी सुन लेता है और ये बात सबको पता चल जाती है। और एक दिन जब बहू बाजार जाती है तो अरे यही है, इसने ही अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाई कि वो पेट से है। हाँ, मैंने भी सुना। अरे कैसी बहू है, इसने तो यहाँ तक बात फैला दी थी कि इसकी सास का चक्कर चल रहा है। अगर मेरी बहू ऐसा करती ना तो मैं इसको घर से निकाल देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कोई बहू भला अपनी सास के बारे में ऐसा बोलता है? कितनी बदकिस्मत है इसकी सास। बहू ये सारी बात सुनती है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने किए पर। जो लोग कल तक उसकी सास को भला बुरा बोल रहे थे, वो आज उसे ही भला बुरा बोल रहे थे। कमरे से बाहर आप जाएंगे या मैं चली जाऊं? मैं अब आपके साथ एक पल नहीं रहना चाहती। दम घुटता है मेरा यहाँ। हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो डाइवोर्स ले लीजिए मुझसे। क्यों ही आप मेरे साथ रहते हैं? अपनी माँ के साथ रहिए, अपनी बहन के साथ रहिए, अपनी बहन के बच्चों को ही अपना बच्चा समझ के पालिए और पोसिए। अपने बेटे बहू के कमरे से जोर जोर से ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां भाग कर आती है। आज तक हमारे घर में ऐसी चिल्लम चिल्ली नहीं हुई बहू। आए दिन तुम दोनों के कमरे में ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी रूह कांप जाती है। अच्छा लगता है क्या? घर में तुम्हारे पापा जी भी है, वो हार्ट पेशेंट है। बाहर पड़ोसी भी सुनते हैं ये आवाजें, सब बातें बनाने लगे हैं बहू। अच्छी बात है ना मम्मी जी की बातें बन रही है। और आप बताइए सुमित, कमरे से बाहर आप सो रहे हैं या मैं सोने जाऊं? क्योंकि मैं गई ना बाहर तो बस हॉल तक नहीं रुकूंगी, मोहल्ले तक जाऊंगी इस बार। हाँ। और बिस्तर से तकिया उठाकर सुमित जनवरी को ठंड में भरी रात में हॉल में बिना रजाई के ही सोने चला जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा अपने कमरे में जाकर कूट फूट कर रोने लगती है। कैसे अशुभ पैर की बहू ले आए जी हम। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई जी। जीवन तो यही है सुमित्रा जी, हर कदम पर जंग है। न जाने हमसे क्या भूल हो गई। ये कहानी शुरू होती है सुमित्रा निवास से, जहाँ घर के सभी लोग नई बहू के आने के स्वागत में नजरें बिछाए बैठे थे। अरे भैया, आपने दरवाजे पर तो फूल लगाए नहीं, और ये सीढ़ियों पर कैसे गेंदे के फूल लगा दिए आपने? प्रिया आएगी तो सोचेगी हमने पैसे बचा लिए। ये सारे गेंदे के फूल हटाकर यहाँ गुलाब के फूल लगाइए और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दीजिए। ठीक है ना मम्मी? आखिरकार मेरे इकलौते छोटे भाई की दुल्हन आ रही है। मामी आएगी, मेरी मामी आएगी। सबसे ज्यादा खुश ना आज यही लग रहा है। आखिरकार इसकी नई मामी जो आने वाली है। बैठे रहना मामी की गोद में।
आज से तो मैंने तुझे तेरी मामी के हवाले कर दिया। और जिस बहू का इंतजार स्नेहा और सुमित्रा कर रही थी, वो सुमित का हाथ पकड़े गाजे बाजे के साथ दरवाजे पर पहुंचती है। अरे मम्मी जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ, देखो प्रिया आ गई है। ये ले बहू इस घर की चाबी, आज से यह घर तेरे हवाले हुआ। सास हो तो आंटी जी जैसी, जो दरवाजे पर ही अपने घर की बहू को चाबी दे रही है। अब इसके बाद चाहकर भी कोई बहू अपनी सास से लड़ नहीं सकेगी। अरे वो सब तो कहने की बात है बहू, जो बहू घर में कलेश करना चाहेगी ना, वो तो कलेश करके ही रहेगी। और सभी लोगों के सामने प्रिया सुमित की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। सारी रस्में होने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगते हैं। बहुत ध्यान रखना, कोई भी मेहमान खाली हाथ ना जाए। सभी के लिए अच्छे से गिफ्ट्स और ड्राई फ्रूट्स पैक करके देना। अब टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, वो सब मैंने पहले ही कर दिया है। और सबसे बड़ा डिब्बा बनाया है मैंने दीदी का, है ना? अच्छा। रसोई के बाहर खड़ी स्नेहा ये सुन लेती है। अपने छोटे भाई की बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कोने में सभी से दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? अचानक से आज ये घर बड़ा पराया सा लग रहा है बाबूजी। चलो रोहन, बैग्स पैक कर लो, हमें घर जाना है। नहीं 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 रोहन नहीं, मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक थप्पड़ मारूंगी अगर जिद की तो। स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? अरे अरे अब वो बच्चा नहीं रहा दीदी, तुम उस पर हाथ क्यों उठा रही हो? और क्या हो जाएगा अगर कुछ दिन यहाँ रुक जाएगा तो? और तुम्हें क्यों जल्दी मच रही है जाने की? तुम्हें तो कितना शौक था कि मेरी पत्नी पर हुक्म चलाओगी। वो सब तो बस कहने की बात होती है सुमित। मैं चाहती हूँ कि प्रिया यहाँ पर खुशी से रहे बस। अपनी शादी के दूसरे दिन सभी मेहमानों के जाने के बाद प्रिया अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज जाकर सुमित के साथ कुछ वक्त मिलेगा, वरना सभी मेहमानों के सामने मैं उनसे नजर तक नहीं मिला पा रही थी। दरवाजे पर अपनी नजर टिकाए प्रिया सुमित की राह देख रही थी कि वहां सुमित के पहले रोहन आ जाता है। मम्मी मैं आज आपके पास सोऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज मेरा रोहन मामा मामी के बीच में सोएगा। अपनी इच्छा को मन में दबाए प्रिया रोहन को अपने साथ ही सुला लेती है। अगली सुबह जब प्रिया किचन में खाना बना रही होती है, वहां सुमित्रा आ जाती है। क्या बना रही हो बहू? सुमित की पसंद के छोले चावल। उन्हें छोले चावल बहुत पसंद है ना मम्मी जी? अरे बहू एक काम कर, तू बाकी लोगों का खाना देख ले। सुमित तो मेरे हाथ के ही छोले खाता है, अगर उसे मेरे हाथ के छोले ना मिले ना तो नाराज हो जाता है। बेकार में तुम दोनों के बीच अनबन हो जाएगी। सुमित्रा के मना करने के बाद भी प्रिया अलग से छोले बनाती है और अपने पति के सामने 2 कटोरियां रखती है। इसमें से एक कटोरी के छोले मैंने बनाए हैं और दूसरा मम्मी जी ने। अब आपको खाकर बताना है कि कौन से छोले ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं आपको। सुमित छोले खाता है पर उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी माँ के बनाए हुए छोले कौन से हैं और प्रिया के कौन से, और वो प्रिया के ही छोले को अच्छा बता देता है। देख लिया मम्मी जी, आप कह रही थी कि सुमित मेरे हाथ के छोले खाएंगे नहीं पर इन्होंने तो मेरे ही छोले पसंद किए। नहीं मम्मी आई ने मामा से नानी को दूर कर दिया। ये क्या तरीका है बोलने का रोहन? जरा भी तमीज नहीं है क्या तुम्हें? एक थप्पड़ मारूंगी। अरे अरे वो बच्चा है यार प्रिया, तुम उसे कैसे डांट सकती हो? मुझे नहीं खाना, जा रहा हूं मैं। प्रिया को आए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सुमित्रा के घर पर बर्तन बजने लगे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर प्रिया का गुस्सा सभी पर निकल जाया करता। 1 महीने बाद प्रिया अपने लिए कुछ शॉपिंग करके बाहर से आती है। अरे अरे प्रिया, शॉपिंग बैग लेकर कमरे में कहाँ चली गई? पहले हमें तो दिखाओ। प्रिया अपने शॉपिंग किए हुए कपड़े बैग से बाहर निकालती है। एक जैकेट का 11,000, कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं ले लिए शोरूम वालों ने? ये तो पैसे का हुलिया करना हुआ बहू, तुम तो पैसे पानी में फेंक कर आ गई। यहाँ कितनी मुश्किल से हम पैसे कमाते हैं, 11,000 में तो महीने का राशन आ जाता। जब दीदी के लिए 1 लाख का गले का सेट आ सकता है, रोहन के यहीं एडमिशन करवाने की प्लानिंग हो सकती है, तो मेरे लिए 11,000 का जैकेट क्यों नहीं आ सकता? कौन सा मेरे जैकेट खरीदने से हम सड़क पर आ जाएंगे पापा जी? और वैसे भी 11,000 इसकी सिर्फ टैग पर लिखा हुआ है। मैं इसे सेल में ले आई हूँ 1,000 रुपए में। पर सच्चाई जाने के पहले ही हर चीज पर टिप्पणी देने की आदत हो गई है आप सबकी। आप लोगों से तो मेरा सुख बर्दाश्त ही कहाँ होता है। उठाकर दे दीजिए ना ये भी अपनी लाडली बेटी को, जो अपने घर तो जाना ही नहीं चाहती। उसका ससुराल तो मानो यही हो गया है।
एक छोटी सी बात पर गुस्से में प्रिया वो जैकेट उठाकर अपनी ननद के मुंह पर मारकर अपने कमरे में चली जाती है। रुको प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? प्रिया की गलती नहीं है सुमित, उसे कुछ मत कहना। ये सब मेरे कारण हुआ है। इस रोहन ने तो खून पी लिया है मेरा। अपने पापा के यहाँ जाना ही नहीं चाहता। मुझे मार कर मानेगा क्या? तुझे मेरी कसम है, अगर तूने अब मामी मामी किया तो। ये सिर्फ मेरा भांजा नहीं दीदी, मैंने इसे अपने बेटे के समान माना है और ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ 1 महीने रहो या 11 महीने, प्रिया होती कौन है तुम्हें मना करने वाली? बाहर से वो आई है, तुम नहीं। सुमित की बात सुनते ही प्रिया फौरन कमरे से बाहर आकर कहती है, हाँ, बाहर से आई हूं ना मैं, जैसे खुद ही चलते हुए तुम्हारे पीछे आ गई थी। बारात लेकर तुम आए थे मुझे ले जाने के लिए। अरे जब तुमसे तुम्हारी बहन, उसका बच्चा, अपने माँ बाप छूट ही नहीं रहे थे तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है बेटा? मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। सुबह से लेकर रात तक हर बात में इस घर में बस लड़ाई ही होती रहती है। तेरे पापा जी को तो कह नहीं सकती, उन्हें फिजूल खर्च पसंद नहीं है। शुरू से गरीबी ही देखी है ना इन्होंने। पैसे तो हमारे पास अब आए हैं बेटा। सुमित्रा रोती हुई ये सब कह रही थी कि उसके घर से आते हुए शोर को सुनकर पड़ोस की कुछ औरतें वहां पहुंच जाती हैं। रोज तेरे घर से आवाज आती हुई सुनती थी मैं सुमित्रा, पर किसी के घर के मामले में बोलते नहीं बनता, इसलिए कभी आई नहीं। पर आज तेरी सिस की आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। आज तक चुप थी सुमित्रा, पर आज बोलती हूँ। बहुत ही अशुभ है तेरी बहू। तेरे घर की सारी रोशनी छीन ली है इसने। हाँ आंटी जी, वरना आपके घर से मैंने कभी एक आवाज आते नहीं सुनी थी, पर जब से भाभी आई हैं रोज ही लड़ाई की आवाज आती है। मैं तो कहती हूँ अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, डाइवोर्स करवा दीजिए और फ्री कीजिए सुमित भैया को इस रिश्ते से। अरे नहीं बेटा, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। मुझसे नहीं सुनती बहू तो मैं किसी और को बुलाऊंगी, पर मैं सब ठीक करके रहूंगी। सुमित्रा की आंखों के सामने ही उसका घर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। रात को रोती हुई वो अपनी बहन को फोन करती है और इस बारे में बताती है। तू चिंता मत कर सुमित्रा, ऐसी कई टेढ़ी बहुओं को ठीक किया है मैंने। मैं कल ही पहली ट्रेन पकड़कर तेरे घर आती हूँ। और अगली सुबह ठीक 9 बजे ही शकुंतला सुमित्रा के घर पहुंच जाती है, जहां सबको ऐसा लग रहा था कि प्रिया शकुंतला के साथ भी बुरा व्यवहार करेगी, पर वो ऐसा कुछ नहीं करती। आती ही शकुंतला के पैर छूती है। आइए बैठे मौसी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसी बहू के लिए ये सब कह रहे थे कि बहू ने परेशान करके रख दिया है, पर यहाँ तो ऐसा लगता नहीं। शकुंतला प्रिया के साथ बैठकर चाय पीती है, बातचीत करती है। प्रिया भी हंस हंस के अपनी मौसी सास के साथ बात करती है। अब मुझे अपना कमरा तो दिखा बहू। हाँ चलिए ना मौसी जी। प्रिया शकुंतला को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहाँ शकुंतला देखती है कि प्रिया के बिस्तर पर रोहन सो रहा है। रोहन तुम्हारे साथ सोता है, स्नेहा के साथ नहीं? नहीं ना मौसी जी, मेरी शादी की पहली रात से ही रोहन हमारे साथ ही सो रहा है। आज 4 महीने हो गए। ये कोई बात हुई भला? स्नेहा कोई बच्ची तो है नहीं कि नए शादीशुदा जोड़े के बीच अपने बेटे को सुला देती है। 4 दिन रोहन संभाला नहीं गया क्या उससे? चल कोई बात नहीं बहू, अब से रोहन मेरे साथ सोएगा। क्या फर्क पड़ता है मौसी जी? वैसे भी अब मैं और सुमित एक साथ नहीं सोते। हमारे बीच दूरियां इतनी बढ़ गई है कि वो हॉल में सोते हैं और मैं कमरे में। चलो अच्छा है, पता तो चली मुझे ये बात। तो चिंता मत कर, मैं देखती हूँ। वैसे तो इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती है सभी से? मेरे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आ रही है। मैं कोई पागल नहीं हूँ मौसी जी, जो बेकार ही सबसे झगड़ा करूं। ऐसा जरूर कुछ हो रहा होगा ना इस घर में जो गलत होगा, पर खैर अब क्या फर्क पड़ता है। मैं अब इस आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहती। शकुंतला 24 घंटे अपनी पैनी नजर सबकी बातचीत पर रखती है। रात को जब सुमित अपने काम से वापस लौटता है तो शकुंतला उसे समझाकर प्रिया के कमरे में जाने को कहती है। चलो ये तो गया अपनी बीवी के पास, अब दोनों मियाँ बीवी आराम से साथ बैठकर सारा मैटर सॉल्व करेंगे। वैसे ठंड बहुत हो गई है, स्नेहा को चाय बनाने को कहती हूँ। जैसे ही शकुंतला स्नेहा के कमरे के बाहर पहुंचती है। नहीं मम्मी, मुझे मामी के पास नहीं सोना, मुझे आपके पास सोना है। एक थप्पड़ मारूंगी ना, कहा ना अपनी मामी के कमरे में जाओ और जिद करो, मामू मैं आपके पास ही सोऊंगा। जा रोहन, मेरा अच्छा बेटा है ना तू। नहीं, मेरी नहीं मान रहा है ना,
अभी तेरे पापा को कॉल लगाती हूँ। स्नेहा अपने पति को कॉल लगाती है। आप ही समझाइए ना इसे, कितनी मुश्किलों से मैंने सुमित और प्रिया के बीच के रिश्ते को इतना खराब किया है कि किसी भी वक्त उनका डिवोर्स हो सकता है। पर पता नहीं कहाँ से ये मौसी बीच में आ गई। उनके रहते मैं प्रिया के पास जा भी नहीं पा रही, तो कैसे उसके कान भरूं? क्या करूं जिससे वो झगड़ा करने पर मजबूर हो जाए? ऊपर से उन्होंने सुमित को प्रिया के कमरे में भेज दिया। इन दोनों को ना एक साथ समय नहीं मिलना चाहिए। अरे कोई बच्चा हो गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। पर ये रोहन समझता ही नहीं। अरे बेटा, तेरे पापा तो कुछ कमाते नहीं। नाना जी का घर दिख रहा है ना कितना बड़ा है। अगर मामा मामी के बीच तू सोएगा तो उसके बाद ये घर तेरा हो जाएगा। फिर तो बड़े स्कूल में जा सकेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकेगा जैसे मामी पहनती है ना? तो इतने दिनों से तो वही कर रहा हूँ जो आप कहती है। मुझे कहाँ मिला सब कुछ? तुमने कहा था साइकिल दिलवाओगी, कहाँ दिलवाई? पता नहीं किसकी नस्ल है ये, पैसे का पिशाच हो गया इस उम्र में। एक ही बार में मिल जाएगा क्या सब तुझे? दिन भर ये खेलना है वो खेलना है। इतना ही दिमाग है तो ऐसा दिमाग लगा कि मामी तुझ पर हाथ उठा दी और मामा जी को मामी पर गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में मामी को घर से निकाल दे। फिर तो बेटा साइकिल नहीं कार मिलेगी, कार। तो ये सब इस सपोलिका की धरा है। और गुस्से में एक लात मारकर दरवाजा खोलकर शकुंतला स्नेहा के कमरे में चली आती है। एक हाथ से स्नेहा के बाल पकड़े उसे खींचते हुए हॉल में ले आती है। सुमित्रा, संतोष जी, प्रिया, सुमित, सभी यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी? और आपने ये स्नेहा के बाल क्यों पकड़े हुए हैं? कहीं किसी ने आपके कान तो नहीं भर दिए? कान तो स्नेहा भर रही थी तुम सभी के, ताकि तुम्हारा बेटा पत्नी के रहते हुए भी कुंवारों जैसा जीवन बिताए और उसे कोई संतान ही ना हो पाए। फिर तो तुम लोगों की सारी संपत्ति का मालिक खुद ब खुद रोहन बन जाएगा। मौसी जी, कोई गलत फहमी हो रही है। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बेटा, मुझसे श्यान पट्टी। आवाज क्लियर तू बताएगी सबको कि मैं तेरा वीडियो सबको दिखाऊं? मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे पता था तू सच्चाई को झुठला देगी, इसीलिए मैंने तेरे और दामाद जी के बीच की बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। और जैसे ही शकुंतला अपना फोन निकालती है, स्नेहा तोते की तरह सब बोलना शुरू कर देती है। तो मैं भी तो क्या करती मम्मी? मेरी शादी तो तुम लोगों ने तब भी कर दी थी जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और एक ना के बराबर कमाने वाला पति मिला मुझे। उसके बाद तुम लोगों की हालत में सुधार आ गया, पर किसी ने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सुमित की कभी शादी हो, पर उसकी शादी हो ही गई। अब वो और प्रिया अगर एक साथ होते तो उसे बाप बनते देर नहीं होती, और अगर उनका खुद का बच्चा हो ही जाता तो प्रॉपर्टी में रोहन को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए प्रिया के घर आती मैंने उसके मन में आप सभी के लिए गलतफहमी पैदा करनी शुरू कर दी। मैं उसके कमरे में रोहन को भेज दिया करती ताकि सुमित पूरी रात रोहन में लगा रहे और अपनी पत्नी को देखने तक का समय ना मिले उसे। फिर मैंने एक दिन प्रिया के कान में ये बात भी डाल दी कि सुमित के मन में कोई और लड़की है, इसलिए वो प्रिया के करीब आना नहीं चाहता। अब ऐसी हालत में कोई भी अच्छे घर की लड़की उस नाम के रिश्ते को खत्म ही कर दी थी ना। मैंने हमेशा रोहन को अपने बेटे से बढ़कर माना है दीदी। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मांग लेना था। ये सब क्यों किया तुमने? निकल जा इस घर से स्नेहा, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। सुमित्रा फौरन अंदर जाती है और स्नेहा का बैग पैक कर उसे बाहर लाकर दे देती है। वो रहा दरवाजा, निकल जा बाहर। रुक जाइए दीदी, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप ये सब कर रही थी, उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो पहले ही सुमित ने रोहन के नाम कर दिया था। ये लीजिए हमारे दूसरे फ्लैट के पेपर्स, रोहन के नाम है फ्लैट। अब हमारे घर दोबारा मत आइएगा। और कुछ इस तरह स्नेहा का राज सभी के सामने आ जाता है। जहाँ सभी को बहू अशुभ लग रही थी, वहाँ असल में अशुभ तो बेटी निकल जाती है। पर शकुंतला की समझदारी के कारण सुमित्रा का घर टूटते टूटते संभल जाता है।